अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हमने जिस तरह डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है उसको कवर करते हैं, तो आज भी इंशाल्लाह हम अपने एडिटोरियल के तीनों टॉपिक जो हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा 1 अगस्त का यानी कि 2025 का ये एडिटोरियल के 3 आर्टिकल्स हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, CSS एसए, PMS एसए या PPSC में भी अब 17 स्केल के लिए एसए यानी कि होता है आपका, तो वो भी इंशाल्लाह आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो लोग स्टडी करते हैं आपको पता है कि स्मार्ट स्टडी के थ्रू ही आजकल तैयारी की जाती है। ये काम जो आप 2-3 घंटे में करोगे वही काम आप ये जस्ट 10 मिनट की वीडियो सुन के आप अपना टॉपिक कवर कर लोगे। चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम यानी कि डिटेल से यानी कि स्टडी करेंगे। पहला है टॉपिक हमारा एडिटोरियल का, न्यू पाकिस्तान US एरा के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो तल्लुकात है काफ़ी अर्सा से वो अच्छे नहीं रहे, अब दोबारा से अच्छे हो रहे हैं। और एक डेवलपमेंट इसके अंदर ये हुई है कि पहले अमेरिका ने पाकिस्तान पे 29% टैरिफ लगा दिया था। अब वो टैरिफ कम करके यानी कि डील हमारी उनके साथ तय हो गई है, एक एग्रीमेंट हो गया है जिसपे वो तकरीबन 90% टैरिफ लगा है, और मजीद हमारी कोऑपरेशन उनके साथ डिफरेंट फील्ड्स में अब मजीद बढ़ेगी, यानी कि हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे होंगे। ये हम इस आर्टिकल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं अब इसके अंदर क्या डिस्कस किया जा रहा है डिटेल से ज़रा। दोस्तों, पाकिस्तान जो यूनाइटेड स्टेट है, इनके दरमियान काफ़ी सालों से यानी कि तल्लुकात अच्छे नहीं रहे। हमारे जो पहले फोकस भी था जब हमारा अमेरिका के साथ तल्लुकात थे, तो सिक्योरिटी पे था या मिलिट्री एड पे था कि वो हमें पैसे देते थे। आपको पता है कि हम जंगे वगैरह लड़ते रहे हैं उनकी वजह से। अफगानिस्तान में जंग लड़ी है हमने, तो वो हमें मिलिट्री एड प्रोवाइड करते थे। सिक्योरिटी की बेसिस पे हमारे उनके साथ एग्रीमेंट थे, जिस तरह सीटो सेंटो था। अब दोनों ममालिक ने एक नया एग्रीमेंट, नई डील साइन की है जिसपे अब फोकस ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे होगा। अब सिक्योरिटी पे नहीं बल्कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। अच्छा जी, अब देखिएगा डील अनाउंसमेंट क्या है कि 1 अगस्त 2025 को दोनों ममालिक ने यानी कि ये एग्रीमेंट साइन किया है। US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा कि ये एक ब्रेक थ्रू हुआ है हम दोनों के दरमियान। उसने कहा कि ये जो डील है, इस डील की वजह से अब दोनों ममालिक हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल के रिजर्व्स हैं उसको तलाश किया जाए। और साथ उसने ये भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, ट्रंप ने। उसने कहा कि हम ऐसी ऑयल कंपनी का की तलाश कर रहे हैं जो हमारी पार्टनरशिप को लीड भी करेगी और पाकिस्तान में जाके जो ऑयल के रिजर्व्स हैं उनकी तलाश भी करेगी। ये बेसिकली मामला है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। इसके अलावा दोस्तों, अप्रैल में अमेरिका ने 29% टैरिफ लगा दिया था पाकिस्तान पे। ये टैरिफ फिर 19 डेज के लिए इसको आर्जी तौर पे मुअत्तल कर दिया गया था ताकि दोनों के दरमियान बातचीत हो सके। अब बातचीत हो गई है, तो ये तकरीबन 15 टू 20% के दरमियान ये टैरिफ आ गया है। ये तकरीबन 90% तक हो गया है। डील ये तय तकरीबन पा गई है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। कौन कौन सी एरियाज हैं जिसमें कॉपरेशन की जाएगी? पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके मुताबिक ये जो डील हुई है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, इसमें कॉपरेशन होगा एनर्जी में, माइनिंग एंड मिनरल्स पे, IT में, क्रिप्टो करेंसी में और इन्वेस्टमेंट पे। ये वो एरियाज हैं जिसपे यानी कि दोनों के दरमियान कॉपरेशन जारी रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ये भी कहा, जो हमारे मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों कंट्रीज के लिए ये विन विन सिचुएशन है, यानी कि दोनों को फायदा होगा। ऐसा नहीं है कोई एक कंट्री इसका ज्यादा फायदा उठाएगा, क्योंकि टैरिफ बढ़ा के उन्हें भी फायदा हो गया, हमारे अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे हो गए, हमें हमें भी फायदा हो गया। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस इसकी ज़रूर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो अमेरिका है आप देखें कि उसने 25% टैरिफ इंडिया पे लगा दिया, यानी कि अमेरिका के इंडिया के साथ तल्लुकात मजीद खराब हो गए हैं। हम चाइना के करीब समझे जाते थे, हमारे चाइना से तल्लुकात ज़्यादा बेहतर थे, इंडिया के अमेरिका के साथ अच्छे थे। लेकिन अब आप देखें हमारे चाइना के साथ अभी भी अच्छे हैं, और अमेरिका के भी हमारे साथ अच्छे हो रहे हैं। इंडिया देखें कि सफारतकारी में बिल्कुल सेपरेट होता जा रहा है, जो वो पाकिस्तान को करना चाह रहा था। और अमेरिका ने कहा कि इंडिया पे हमने 25% टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वो रशिया से ऑयल खरीदता है, रशिया से वो अपने एग्रीमेंट्स कर रहा है, हथियार वहां से खरीदता है। इस वजह से अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए दोस्तों? हमारी जो एक्सपोर्ट होती है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारी अमेरिका में होती है। इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी के लिए ये टैरिफ डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसके अलावा एक शिफ्ट शिफ्ट यानी कि हमारी पॉलिसी के अंदर भी एक शिफ्ट आया है। पहले हमारी सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशनशिप होता था, अब हमारा इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बेस पे यानी कि हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है।
इसके अलावा आप देखें दोस्तों, अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो पाकिस्तान में आएंगे, स्पेशली जो यूएस की कंपनीज होंगी वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगी। कई इन्वेस्टर्स वो इस वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ तल्लुकात नहीं अच्छे थे। सो ये हमारा पहला आर्टिकल था दोस्तों। एक बात और आपको बताता जाऊँ, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक लाजमी मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों हम CSS, PMS, PPSC, FPSC की ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल फीस पे। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, मेरे चैनल के थ्रू आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा है हैस्टी डिस्क्वालिफिकेशन के नाम से। हैस्टी मतलब हैस्टी डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि तो आप देखें कि 9 मई का जो केस था, ये पीटीआई के बारे में इसके अंदर डिस्कस हमने करना है। 9 मई के केसेस जो थे उसके फैसले आने अब यकदम यानी कि ना शुरू हो गए हैं। अब उस फैसलों की वजह से कई लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उन लोगों को सजाएं सुनाई जा रही हैं। सो जैसे ही उन्हें सजाएं सुनाई जा रही है, इलेक्शन कमीशन उधर से डिस्क्वालिफिकेशन करता जा रहा है उनके, जो लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं। सो इस टॉपिक पे यानी कि ये आर्टिकल लिखा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन क्यों इतनी जल्दी जल्दी लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए लगा हुआ है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोस्तों डिस्क्वालीफाई किया है जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं उसमें कई लोगों को, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन ये बड़ी जल्दी से हुई है। तो जैसे कोर्ट का डिसीजन आया फौरी से इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। कई लोग ऐसे हैं जो बिलीव रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये काम जल्दी में किया है, इसमें कोई फेयर प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया, फॉलो नहीं किया गया। सो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लीगल इश्यूज, ये जो मसला था, ये पीटीआई का राइटर ये कहता है ये लीगल इशू नहीं था, ये इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। अब एक देखते हैं कि रिसेंटली 4 पीटीआई के लॉ मेकर्स हैं यानी कि पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको इस हफ्ते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उसमें पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर भी शामिल है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब इनको इसलिए यानी कि डिस्क्वालीफाई किया क्योंकि 9 मई के जो केसेस थे उसमें इनको सजा हो गई थी। अब फिर इसके अलावा मजीद अब यानी कि सजाएं अनाउंस की गई हैं। जो फैसलाबाद एंटी टेररिज्म कोर्ट है उन्होंने भी सजाएं पीटीआई के लीडर्स को दी हैं, जिसमें उन्होंने अब जो नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर थे उनको भी और सेनेट के अपोजिशन लीडर को भी सजाएं सुनाई हैं। तो इन्हें 10-10 साल की तकरीबन सजाएं सुनाई हैं, जिसकी वजह से इन पे भी अब डिस्क्वालिफिकेशन रूल लगेगा। क्योंकि रूल हमें क्या कहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 63(1) जो है वो हमें ये बताता है कि अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियन को 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा हो जाती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इनको 10-10 साल की सज़ाएं हो गई है, इसका मतलब ये भी डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। पहले 4 कर दिए हैं पंजाब असेंबली के, अब ये इधर से भी होने जा रहे हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस आर्टिकल की मदद से इनको डिस्क्वालीफाई किया है। अब जो लॉयर्स है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो केस था दोस्तों इसके अंदर एविडेंस जो थे वो बहुत वीक थे। ये क्लेम ये करते हैं कि जो केस चला है, जो ट्रायल था वो फेयर नहीं था, प्रोसेस सही तरह से नहीं चलाया गया। सो वो कहते हैं कि अगर ये हाई कोर्ट्स में जाके चैलेंज किया गया ये केस तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जो नाकदीन है वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतज़ार भी नहीं किया कि अभी इनके पास अपील का हक तो था, जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई थी कि इनका इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन उसने फौरी जैसे ही वहाँ से यानी कि इनको सजाएं सुनाई गई हैं तो इधर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये ऐसा लगता है कि अनफेयर है, अनफेयर है और ये पॉलिटिकल केस बना के इसको पेश किया जा रहा है, ये राइटर कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेन ड्यूटी तो ये थी कि वो जो लोगों का वोट है उसको प्रोटेक्ट करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। लेकिन आप रिसेंटली इलेक्शन देखेंगे, इससे पीछे वाले इलेक्शन देखें, आज तक कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने इलेक्शन पे यानी कि क्वेश्चन रेज किए हों। मतलब हर बात धांधली होती है। तो अगर हर बात धांधली होती है तो जो मेन पर्पज था उस पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वर्क नहीं कर रहा और एज ए पोलिटिकल टूल इस्तेमाल हो जाता है। तो ये राइटर बेसिकली कहना चाहता है। तो दोस्तों वोटर्स यानी कि जो लोगों का वोट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि उसका मिसयूज ना किया जाए, उसको डिसरिस्पेक्ट ना दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल इससे इग्नोर हुआ पड़ा है। सो अब चलते हैं अपने तीसरे आर्टिकल पे जो कि हमारा चूजिंग लाइफ आफ्टर डेथ, ये ऑर्गन डोनेशन के नाम से है दोस्तों। इसके अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है ना दोस्तों, तो उसकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ना, ऑर्गन्स मतलब कि फॉर एग्जांपल उसका लीवर हो गया, उसकी आंखें हो गई, उसका दिल हो गया, उसका ब्रेन हो गया, इस तरह कई ऑर्गन्स हैं जो ना का कुछ टाइम तक ये आप यानी कि ये जिंदा रहते हैं, आप दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। जिंदा रहते हैं मतलब कि ये फंक्शनल रहते हैं, आप किसी दूसरे बंदे को डोनेट करके उनकी जिंदगी बचा सकते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर राइटर ये बताना चाह रहा है कि
हमारे पाकिस्तान में रिसेंटली इस तरह के केसेस हुए हैं जिन लोगों ने कि उनकी डेथ हुई, लेकिन उनके फैमिलीज़ ने उनके जो ऑर्गन्स थे वो दूसरे लोगों को जो बीमार थे उनको दे के उनकी ज़िंदगी बचा ली। ये इसके अंदर डिस्कस करेंगे, अब देखते हैं कैसे। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ब्रेव होते हैं, काइंड डिसीजंस लेते हैं दोस्तों, दूसरों की लाइफ बचाते हैं, इवन के खुद मर भी जाते हैं। इसको कहते हैं ऑर्गन डोनेशन, कि आप मर भी गए हैं लेकिन अपने ऑर्गन को डोनेट करके आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी बचा लेते हो, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया भी है। पहली स्टोरी है दोस्तों सुल्तान जफर की। इसने क्या किया है दोस्तों, ये 23 ईयर्स ओल्ड बॉय था, इसका नाम था सुल्तान जफर, ये मर गया। अब जो इसकी वालदा थी उसका नाम था डॉक्टर मेहर अफरोज। इसने क्या किया, अपने बेटे की जो किडनीज थी दोस्तों ये डोनेट कर दी उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे ये वर्क करती है। खुद भी डॉक्टर थी ना, तो जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में ये काम कर रही थी उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसप्लांट्स का काम किया जाता था, अपने बेटे की इसने दोनों किडनी डोनेट करके 2 लोगों की ज़िंदगी बचा ली। सो ये दोस्तों हमें करेज और सेल्फलेसनेस की एग्जांपल देता है कि इस तरह से भी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। इसके अलावा दोस्तों ज़ुबैदा मुस्तफ़ा का की भी एग्जांपल हमारे पास है कि ये फॉर्मर जर्नलिस्ट थी डॉन में, जिसने अपनी दोनों आँखें अपने मरने के बाद यानी कि डोनेट कर दी। उसने इस तरह करने की वजह से वो लोग जो देख नहीं सकते थे, वो उन लोगों को देखने का मौका मिला ज़िंदगी में। सो ये ह्यूमैनिटी को काइंडनेस की एक एग्जांपल है, वाज़ एग्जांपल हमारे पास। सो दोस्तों एक पर्सन जो होता है वो 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है अपने ऑर्गन की वजह से, जब वो मर जाता है। आप देखें कि उसके ऑर्गन की वजह से 8 लोगों की ज़िंदगी बच जाती हैं। सो इस तरह से आप अपने टिश्यूज़ को डोनेट करके बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट ईयर क्या किया था, गवर्नमेंट ने अनाउंस एक नई पॉलिसी अनाउंस की थी। उसने कहा था कि जो लोग अपने यानी कि ऑर्गन, जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे ऑर्गन को डोनेट कर दिया जाए, उन लोगों के जो सीएनआईसी होंगे उस पे स्पेशल लोगो बनाया जाएगा। ये एक अच्छा कदम था राइटर के मुताबिक, जिसमें डोनेशन को इनकरेज किया जाना था सोसाइटी के अंदर। लेकिन दोस्तों मज़ीद इसके अंदर राइटर कहता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है ताकि उन्हें पता लगे इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस है। आप में से कई को तो अभी पता भी नहीं होगा। इस तरह राइटर कहता है हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, नादरा ऑफिसेज के अंदर या मीडिया कैंपेन चलाएं रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, ताकि लोगों को बताएं कि आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये इंसानियत का भला होगा। डॉक्टर जो हैं उनको केयरफुली, एहतियात से उन्हें फैमिलीज़ को बताना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि उन्हें अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहिए। इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वो तो पहले ही इस, अगर आप अपने ऑर्गन डोनेट करते हो तो इस्लामिक स्कॉलर्स भी आपको ये कहते हैं कि ये तो सदका जारिया है। सो रिलीजियस लीडर्स को भी मज़ीद इस लोगों को एजुकेट और गाइडेंस देने की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत से लोगों के अंदर एक मिथ है, फॉल्स फियर्स होते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाती है। जिस तरह कोविड के इंजेक्शन आए तो किसी ने ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो डाल दी कि भई जो ये लगाएगा वो 2 साल के बाद मर जाएगा। अब जब इस तरह के एक फ़ियर फैला दिया जाता है तो फिर वो जो मोटिव्स होते हैं वो अचीव नहीं हो पाते। सो इसलिए अब हुकूमत का, वो राइटर ये कहता है कि हुकूमत को चाहिए कि लोगों के अंदर से फ़ियर ख़त्म करें और एक ट्रस्ट बिल्ड करें। सो ये दोस्तों हमारा आज का आर्टिकल था। आप देखें तकरीबन 13 मिनट में आप ये वीडियो सुन के इंशाल्लाह अपना जो आपने 2 घंटे लगाने थे या तकरीबन 1.5 घंटा लगाना था वो आपका कवर हो गया है। ये पूरा टॉपिक आपको कवर करवाया जाता है, आर्टिकल नहीं, इसमें एनालिसिस बिल्ड किया जाता है, फैक्ट्स बताए जाते हैं आपको, एक नोट्स दिए जाते हैं ताकि एक पूरा टॉपिक कवर हो आपका। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा।